आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज पूरा भारत सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता है कि आखिरकार क्या है पीओके की असलियत। क्यों भारत के प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री ये बात दो टूक कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पे होगी। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है असलियत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। क्या है इंपॉर्टेंस इस पीओके की जो भारत के प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार और दो टूक और साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर इस पाकिस्तान से बात होगी, अगर इस आतंक के सरगना से बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि ये जो पीओके है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, इसको ये पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से जानता है। कैन आई हैव ग्राफिक्स? ये हरा पाकिस्तान, सिर्फ कलर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसमें ज्यादा मत रीड कीजिएगा। ये पीओके का मैप चलाओ सर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने दुनिया की नजर में और अपनी सहूलियत में अलग करने के लिए दो भागों में बांट दिया। एक पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे लिए वो सारा है, लेकिन उसने अपने पीओके को दो भाग में बांट दिया। एक आजाद कश्मीर और दूसरा गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका। भारत के लिए जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन वो है असलियत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को मिला के है। ये मैप जो, ये मैप निकला, ये है पीओके। इसके अंदर जो पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर बुलाता है और गिलगिट बाल्टिस्तान, वो दोनों इलाके हैं। भारत ने यह बात साफ की है, उसे आजाद कश्मीर बुलाओ, हमारी भला से उसे मार्स बुलाओ, जुपिटर बुलाओ, या जो बुलाना है बुलाओ, वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तुमने उस पे विदेशी ताकतों की मदद से कब्जा किया हुआ है, और अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेके होगी। एंड दैट इज इट, दैट इज द बेंच, दैट इज द लाइन, दैट इज द बॉटम मार्क। इससे नीचे नहीं। पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे होगी, और जब बात पीओके की हो, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में बांट चुका है, आपको पता है ना, उसने जिसको आजाद कश्मीर बनाया है उसका अलग एक प्रधानमंत्री भी बनाया है, यह दिखाने के लिए कि देखो पाकिस्तान ने उसको ऑटोनॉमस रखा है, पाकिस्तान ने उसको एक अलग बॉडी की तरह रखा है, पाकिस्तान ने उसको एक अलग देश की तरह रखा है। हालांकि अगर मैं वहां की तस्वीर दिखाऊं कि जब पाकिस्तान की आर्मी इस पीओके में घुसती है दर्शकों, तो वहां के लोग उनको मार मार के भगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब ये हैवान पाकिस्तान की आर्मी के कपड़े पहने पीओके में घुसते हैं, जिसको वो आजाद कश्मीर बुलाते हैं, तो वहां के लोगों, वहां की महिलाओं के साथ वो क्या दुर्व्यवहार करते हैं। आपको जानकर बहुत ज्यादा भौचक्का नहीं होना जो अगली जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब ये पीओके, आपको पता है बना कैसे था। कैन आई हैव द मैप प्लीज? ग्राफिक्स लेटर मैप। दर्शकों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की रियासत को अलग रखना चाहते थे। ये आप जानते हैं, द फर्स्ट मैप शर्मा, पहला मैप। वो जम्मू कश्मीर की रियासत को अलग रखना चाहते थे 47 में, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। शर्मा, कैन यू प्ले द फर्स्ट ग्राफिक प्लीज? मेरा फ्लो मत तोड़ो,
द फर्स्ट ग्राफिक ऑफ द मैप, पहला ग्राफिक। महाराजा हरि सिंह, आप गलत मैप चला रहे हैं। मैंने आपसे कहा जो मैप आपने पहले चलाया था वो चलाइए, एंड नाउ स्टिक टू इट। महाराजा हरि सिंह जो उस समय जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाने के हित में थे, भारत के साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था, दस्तखत नहीं किए थे। 47 में भारत आजाद हुआ, आया अक्टूबर का महीना, ये तारीख ज्वाइन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर टू बी स्पेसिफिक, 22 ऑफ अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह को दिल्ली आना पड़ता है। महाराजा हरि सिंह बोलते हैं मुझे बचा लो, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सरहद तोड़ के जम्मू कश्मीर की रियासत की उस समय सरहद तोड़ के खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से कबीले आए, ट्राइबल लीडर्स, लैंडलॉर्ड्स, जो कि कुछ नहीं डकैत थे, उनको छोड़ दिया था। यहां तक कि श्रीनगर के 15 किलोमीटर के आसपास तक वो कबीले आ गए थे और उन्होंने क्या कहर बरपाया हुआ था पूरे जम्मू कश्मीर में। उस कारण महाराजा हरि सिंह दिल्ली पहुंचे और कहा हमारी मदद करो। भारत सरकार ने कहा हम आपकी मदद तब कर सकते हैं जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें। उन्होंने कहा कुछ भी करो करो, और 26 अक्टूबर, 4 दिन के अंदर 26 अक्टूबर 1947 को वो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ। और जैसे ही साइन हुआ, इंडियन फोर्सेस श्रीनगर के एयरपोर्ट पे लैंड किए। श्रीनगर के हवाई अड्डे में लैंड करने में फिर शुरू हुआ उन पाकिस्तानी और कबीली लड़ाकों को हमने जम्मू कश्मीर से निकाल फेंका। यह जंग जारी थी, लड़ाई चल रही थी। उसी दौरान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। और आज जो आप LOC देखते हैं, कैन आई हैव द मैप व्हिच हैज द LOC इन इट, जूम इन। LOC, उसको सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, सीज फायर लाइन। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र पहुंचे, कई बातचीत हुई। 1949, 2 साल लगे दर्शकों, 2 साल। 1949 में यह एक लाइन बना दी गई कि जो जहां है वहां रहेगा, उसको सीज फायर लाइन बनाया गया। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब भारत सिर्फ उस पे दावा ठोक रहा है जो हमेशा से उसका था, जो हमेशा से हमारा था। हम तब भी शांत हो गए थे। आई 1971 की लड़ाई। 1971 की लड़ाई के बाद हुआ शिमला एग्रीमेंट। राहुल गांधी की दादी और बिलावल भुट्टो के नाना के बीच, यानी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच वो शिमला एग्रीमेंट हुआ। वो शिमला एग्रीमेंट में सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित कर दिया गया और यह कहा गया जो जहां है वो वहीं रहेगा। वी आर हैप्पी। लेकिन पाकिस्तान, चाहे 47 की बात हो, 49 की, 71 की या 2025 की, ऑपरेशन का नाम बदलता है, उनके सेना अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन उनका एजेंडा एक ही है, भारत में कुछ ना कुछ उथल पुथल करना। इसलिए अब भारत की सरकार साफ कह रही है, प्रेम शुक्ला जी, अनंत विजय जी साफ कह रहे हैं कि अगर हम अब पाकिस्तान से बात करेंगे तो सिर्फ पीओके पे बात करेंगे। और पीओके में आप देखिए, अब चलाओ मैप, शर्मा चेंज करो, तीसरा मैप चलाओ। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो थोड़ा है, जो गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका है वो ऊपर है, और गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में है द शख्सगाम वैली। जो शख्सगाम वैली है वो 1963 में, 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को इसलिए दे दी थी क्योंकि वो ऊपर का इलाका है, बिल्कुल ऊपर का इलाका, कि पाकिस्तान और चीन के बीच में एक रास्ता बन जाए। गिफ्ट करता है क्या कोई अपना इलाका? लेकिन यह पाकिस्तान ने चीन को 63 में गिफ्ट किया था क्योंकि 62 में चाइना ने हमारे अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था
और चाइना को एक रास्ता देना था, क्लियर रास्ता। इसलिए शाशगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दी। यह बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है कि बैठे एक कप चाय पे और सब समझ लिया या सब कुछ निपटा लिया। इसीलिए भारत की सरकार अब कह रही है चीन से हम निपट लेंगे, बट पाकिस्तान से बात ही तब करेंगे अब जब पीओके पे बात होगी। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान जानबूझ के उसको आजाद कश्मीर, बल्टिस्तान, गिलगिट बल्टिस्तान में बांटता है। आजाद कश्मीर में अलग एक प्रधानमंत्री रखता है क्योंकि वो चाहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय इशू बने। ऑपरेशन सिंदूर में भी डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट को पाकिस्तान ने डंका बजाया, डंका, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि दोबारा कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने। भारत वो नहीं होने देना चाहता, भारत नहीं चाहता वो हो। डोनाल्ड ट्रंप अपना गेम खेल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपना गेम खेल रहा है, अमेरिका अपना गेम खेल रहा है, चाइना ने हमेशा से अपना गेम खेला। मैंने आपको बताया कि अक्साई चिन, धीरज तुमको दिखाना चाहिए था अक्साई चिन कहां है। अक्साई चिन का इलाका 62 की लड़ाई में चाइना ने कब्जा किया उस पर, और 63 में पाकिस्तान शाशगाम वैली को चाइना को गिफ्ट दे देता है। क्यों? किस चीज का रिटर्न गिफ्ट था? भारत को तंग करने का, भारत को परेशान करने का, जम्मू कश्मीर में खलबली मचाए रखने का, उसका रिटर्न गिफ्ट था। लेकिन भारत ने उसको वहां मेंटेन किया, हमारी फोर्सेस ने, हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने उसको मेंटेन किया, उसको बढ़ने नहीं दिया। चाहे वो शाशगाम वैली की बात हो, एलओसी की बात हो या फिर अक्साई चिन की बात हो, हमको तीनों तरफ से दुश्मनों ने घेरा है जम्मू कश्मीर में। ऊपर भी शाशगाम घाटी आप देख रहे हैं, उधर अक्साई चिन और इधर एलओसी, जो सीज फायर लाइन। जब महाराजा हरि सिंह भारत के पास आए थे तो हमने कहा था इंस्ट्रूमेंट साइन करो एक्सेशन का, हम पूरा लेंगे, और हमारी सेनाएं ले रही थी। लेकिन उस समय की सरकार को लगा कि संयुक्त राष्ट्र जाना चाहिए। मैं भूत में नहीं जा रहा, पहले जो होना था हो गया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज उस पे एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है कि चाचा नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वो गलत था, सही था। आज आप उसको गलत साबित कर दो या सही साबित कर दो अनंत विजय जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उससे पड़ेगा कि आज की सरकारें क्या कर रही हैं, आज हम इस आतंकिस्तान से कैसे डील कर रहे हैं, आज हम अक्साई चिन को कैसे वापस लेंगे, आज हम शाशगाम वैली का इलाका कैसे लेंगे, आज हम पूरा पीओके जिसके अंदर आजाद कश्मीर है प्रेम शुक्ला जी, और गिलगिट बल्टिस्तान भी है, इसको हम वापस अपने गिरफ्त नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी चीज जब तक अपने घर वापस ना आए तब तक मन में खलबली रहती है। और ये खलबली 140 करोड़ भारतीयों के मन में है प्रेम शुक्ला जी। और यही सवाल है, बोल देना आसान है प्रेम शुक्ला जी कि बात सिर्फ पीओके पे होगी, लेकिन इस बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में यह संभव होगा तो होगा कैसे? प्रेम शुक्ला ऑफ द बीजेपी, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, लेकिन पहला सवाल सत्ता में बैठे हुए लोगों से, क्योंकि दावा आपने किया है कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी प्रेम शुक्ला जी तो सिर्फ पीओके पे होगी, तो कैसे और कब पूछता है भारत? प्रेम शुक्ला दादा। देखिए ऐश्वर्य जी, ये निश्चित है। देखिए पाकिस्तान ने जम्मू एवं कश्मीर के एक हिस्से पर 1947 में कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेने के बाद आवश्यकता ये थी कि हम उसको छुड़ाते। उसको छुड़ाने की बजाय हम लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान से वार्ता करते रहे। और ये आप जो है चूंकि पास्ट की बातें नहीं करना चाहते, भूतकाल को भुला देना चाहते हैं, वर्तमान में बात करना चाहते हैं। 26/11/2008 के बाद जब मुंबई को भी कश्मीर 2 योजना के तहत मुंबई में हमला किया गया, लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी आए, हिंदू बनकर आए, और उन्होंने जो है होटल ताज, होटल ओबराय, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन में 186 निर्दोषों की हत्या कर दी। उसके बाद भी आप जाते हैं शर्म शेख में और कहते हैं कि आतंकवाद होता रहे फिर भी हम बात करते रहेंगे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने
यह सिद्ध कर दिया था कि पाकिस्तान को आतंकवादी भेजकर भारत के निर्दोषों की हत्या करने का अधिकार है। वो हत्याएं करते रहे, लेकिन हम इतने लाचार है कि मुझसे बात करते रहेंगे। ये शर्म शेख का डिक्लेरेशन है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही 2014 में तत्कालीन विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने स्पष्टता से कहा कि टेरर एंड टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते। बारूदों की ध्वनि के बीच में बातचीत नहीं हो सकती। और 2014 से लेकर 2025 तक भारत का स्पष्ट संदेश है, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी यही संदेश दिया गया कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किए गए जम्मू एवं कश्मीर का एक पार्ट जो गुलाम कश्मीर है, आजाद कश्मीर तो भारत के पास है जहां सारी लोकतांत्रिक सुविधाएं हैं, वो गुलाम कश्मीर है। उस गुलाम कश्मीर को मुक्त करके भारत का अखंड अंग बनाना यह भारत का संकल्प है, और उस संकल्प को भारत निश्चित तौर पर पूरा करेगा। और पाकिस्तान और भारत के बीच सिर्फ दो ही मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। एक मुद्दा है आतंकवाद का, दूसरा मुद्दा है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर के उस अंग को जिसको गुलाम पाकिस्तान ने बना रखा है, वो कब भारत में विलय करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो। इसके अलावा कोई बात हम दोनों देशों के बीच शेष नहीं है, और इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता किसी ना अंतर्राष्ट्रीय किसी संगठन की, न किसी देश की किसी भी भूमिका को भारत अस्वीकार करता है। आप अस्वीकार करते हैं। नहीं, जगदीश जी आ रहा हूं, लेकिन अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, अनंत विजय जी, अनुराग जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, जगदीश जी आ रहा हूं, करण जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं। अभी हमने देखा, ओनली प्रेम शुक्ला इन मी विद द ग्राफिक्स, अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आ गया। ओनली प्रेम शुक्ला है ना अनंत विजय जी, थैंक यू वेरी मच। प्रेम दादा और अनंत दादा को लाइए। अभी वो जमाना नहीं है प्रेम शुक्ला जी की हमने बोल दिया और हो गया जी। पाकिस्तान को अमेरिका का राष्ट्रपति, चाहे वो अपना गेम खेल रहे हो, और मैं देख रहा हूं किस तरीके से ट्रंप परिवार के लोगों ने, आनंद जी, मैंने कहा डायरेक्टर साहब आप समझ नहीं रहे, हाँ, तो मैं देख रहा हूं कैसे ट्रंप परिवार के लोग अचानक अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। मैं देख रहा हूं कैसे बिलावल भुट्टो के परिवार के लोगों को अचानक बिटकॉइन का, मतलब पाकिस्तान एक विचित्र बनाना रिपब्लिक नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ है। ये कबायली लोग हैं, ये आज भी वैसे ही रहना चाहते हैं। आप सोचिए, ये बिटकॉइन का ऑफिशियल मार्केट, और पूरा एक सेमिनार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार बिटकॉइन कर रही है, थैंक यू टू अमेरिका। देखिए, अमेरिका अपना खेल खेल रहा है, चाइना अपना खेल खेल रहा है, हमको हमारा खेलना है। प्रेम शुक्ला जी खेल पाएंगे? राजनाथ जी ने कह तो दिया कि बात सिर्फ पीओके पे होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा ट्रंप का एक ट्वीट आ जाएगा, नहीं, पर ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा ट्रंप का एक ट्वीट आ जाएगा और हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए, ट्रंप ट्वीट करते रहे, ट्रंप ट्वीट करते रहे, ट्रंप यूट्यूब पर भाषण देते रहे, ट्रंप कुछ भी करते रहे, भारत संप्रभु है, और संप्रभु भारत की भूमिका स्पष्ट है कि हम जो है किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर में स्वीकार नहीं करते। और हम बिल्कुल, वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो पुतिन हो, वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हो, कोई अन्य देश हो, वो चाहें तो पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी करने का उनका अधिकार है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एवं कश्मीर भारत को सरेंडर करने की प्रक्रिया पाकिस्तान शीघ्रता से कर दे। ये समझाने की अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो डोनाल्ड ट्रंप ये इच्छा शक्ति जो है पूर्ण कर सकते हैं। और अब ऐश्वर्य जी कृपा करके जानिएगा, ये रेगन भी चाहते थे कि थर्ड पार्टी जो मध्यस्थता जो है ये कश्मीर के मामले में करे। ये बिल क्लिंटन की भी इच्छा थी, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी करना चाहते थे, ये बराक ओबामा ने भी 2008 में इच्छा जाहिर की थी और राष्ट्रपति बनने के पहले भी जाहिर की थी, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जाहिर की थी, और जो बाइडेन ने भी जाहिर की थी। तो अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी यह इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि हम जम्मू एवं कश्मीर के मामले में
भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं। ओके, लेकिन उसे हमने स्वीकार नहीं किया। आप थोड़ा सा पानी पीजिए, मैं आ रहा हूं दोबारा उसके बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आनंद दादा, अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, अनुराग जी आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी आ जाएगी। ओनली आनंद दादा इन द मैप। थैंक यू। ये पीओके बोल देना कि पीओके पे बात होगी, सिर्फ पीओके पे बात होगी। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर भी इनको निस्तो नाबूद करने के लिए लॉन्च किया था। बहुत नुकसान पहुंचाया इनको, लेकिन और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जरूरत है इनको। क्योंकि देखिए, ये अपने आप को देश बोल सकते हैं दादा, लेकिन ये देश है नहीं पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा, इन्होंने अपनी एक ऐसी इंडस्ट्री बना ली है कि पूरी दुनिया इनकी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, और वो इंडस्ट्री है आतंकवाद की। ये अपने आप पैदा करते हैं, अपने आप उसे पालते पोसते हैं, और दुनिया में कहीं रिसेशन आ जाए, इनकी आतंकवाद की इंडस्ट्री को तो फर्क नहीं पड़ता ना। दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, कहीं टैरिफ वॉर हो जाए, हम बात करते हैं टैरिफ वॉर की, इनको क्या फर्क पड़ रहा है टैरिफ वॉर? इनको तो आतंकवादी बनाना है। ये सिर्फ आतंकवाद का प्रोडक्शन इन्होंने इतना रेट हाई करके रखा है कि इनको दुनिया में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमें पीओके सच में वापस लेना है, और सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सिर्फ बोलने भर देने की बात नहीं है, तो वी वुड हैव टू वर्क। क्योंकि चाइना, आप देखिए किस तरह से भारत को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इन्होंने आजाद कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान में बांट के रखा है। ऊपर पाकिस्तान शाशगाम वैली चाइना को दे देता है, उधर से 62 में अक्साई चिन में चाइना बैठा है। बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है आनंद दादा। सही कह रहे हैं ऐश्वर्य आप, करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम इस सरकार ने किए हैं जो पहले आसान नहीं माने जाते थे। अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटा देने को भी पिछले 70 वर्षों में आसान नहीं माना जाता था। 3 तलाक हटा देने को भी बहुत आसान नहीं माना गया इस देश में। लेकिन ये जो मसला है, ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मसला है, लेकिन शुरुआत में आपने एक परिधि में हम लोगों को घेर दिया है कि इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतिहास ही इसकी सबसे बड़ी बाधा ऐश्वर्य आपको समझना पड़ेगा। जो रिजोल्यूशन नंबर 47 1948 का यूएन का है, वो इसमें सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे ही आप पीओके की तरफ बढ़ेंगे, बाकी लोग इसी जो रिजोल्यूशन यूएन का है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में पास हुआ था, उसकी आड़ लेके चाइना, अमेरिका, ये सब वीटो करने के लिए यूएनएससी में खड़े हो जाएंगे। इसका बहुत सारे डिप्लोमेटिकल लेवल पर लड़ाई करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने या राजनाथ सिंह ने सुओ मोटो कहा है कि हमें पीओके लेने की आवश्यकता है। जब पूरी दुनिया से और विपक्ष ने ये कहना आरंभ कर दिया, कुछ पत्रकारों ने भी, कि पाकिस्तान से बातचीत होने चाहिए, उसके रिएक्शन में भारत सरकार का ये बयान है कि बातचीत अगर होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, पीओके के अलावा, मतलब गुलाम कश्मीर के अलावा बातचीत कहीं नहीं होगी। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि डिप्लोमेटिकली ये लड़ाई हमें लड़नी है। और ट्रंप साहब ने अभी अदालत में भी टैरिफ वैरिफ की कुछ बात की है। मुझे लगता है पाकिस्तान को टैरिफ से नहीं, पाकिस्तान को सिर्फ ब्रह्मोस से डराया जा सकता है। और अगर आज आपने देखा कि जिस प्रकार से वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 9 तारीख की सुबह 4:30 बजे का हमने उस फलाने नमाज के बाद का समय तय किया था, और उसके पहले ही भारत ने हमारे एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया, कई जगह हमले कर दिए। तो इस प्रकार का खौफ जब पाकिस्तान के मन में आएगा, तो हो सकता है वो चीन की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा, चीन की गोद में जाने का और प्रयास करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ऐश्वर्य जी कि चीन, जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी, तब तक चीन ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। तब तक चीन ये कहता रहा था कि दोनों को रिस्ट्रेन होना चाहिए। जैसे ही अगले दिन की बात है, 10 तारीख की बात है, चीन ने तब कहना आरंभ किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जबकि जब उसने अपने हथियारों को टेस्ट करवा लिया पाकिस्तान से और देख लिया कि अब और हथियार की सप्लाई करने की उसको गुंजाइश बन रही है, तो एक कुशल व्यापारी की तरह चीन ने अपने उस साथी का हाथ पीछे रख दिया जिसके यहां वो अपने हथियार बेच सकता है। भारत में तो उसकी दाल गलेगी नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, लेकिन वो दिन दूर नहीं है ऐश्वर्य जी कि
जो गुलाम कश्मीर है वो भारत का हिस्सा होगा, और जो मैप आप दिखा रहे हैं वो जो मुकुट है वो पूरे तौर पर भारत का हिस्सा होगा। अभी कुछ अवैध कब्जाधारी वहां बैठे हैं और वो दिन दूर नहीं जब माता ललिता के मंदिर में जाके भारतीय पूजा कर पाएंगे। मैं वो चाह सब में है, मैं चाहता हूं पूरा पैनल ले आइए, वो चाह सब में है, पर जब तक हम लोग आपस में डिवाइडेड रहेंगे, अनुराग जी, संजीव झा जी, करण जी, जगदीश, तब तक कैसे होगा? अनुराग दादा कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब तक राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेगी, राष्ट्र की बात नहीं करेगी, तब तक पूरा तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जब तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचती रहेगी, अपने बारे में सोचती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग के बारे में सोचती रहेगी, तब तक तो दिक्कत है। क्योंकि हम लोग तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखो, विपक्ष के नेता भी गए विदेश में जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इसको उसको विश्व के पटल पे बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं पता है आपको? हमारे देश के अंदर बैठ के एक विजय शाह जी हैं जो हमारी सेना की अधिकारी बहादुर लेडी सोफिया कुरैशी जी को पाकिस्तानी आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। एक दूसरे इनके नेता हैं जो एमएलसी हैं कर्नाटका में, एन रवि कुमार, वो क्या बोल रहे हैं? एक आईएएस अधिकारी को बोल रहे हैं फौजिया जी को शायद ये पाकिस्तान से आई हैं। दूसरे इनके नेता रामचंद्र जाखड़ा जी हैं, वो क्या कह रहे हैं? जो बहनें हमारा जिनका सिंदूर उजड़ा पहलगांव में, उन पे कह रहे हैं कि वीरांगना का भाव नहीं था। तो उनको मैं बता दूं कि मैंने वीरांगनाओं को जब जब देखा, लोहा देखा, तपते देखा, पिघलते देखा, ढलते देखा और गोली जैसा चलते देखा। उनको जब उनके हस्बैंड, उनके पति को उनके सामने जब गोली मार दी गई तो अपने बच्चों को समेटे हुई थी और पूरी धैर्य के साथ वहां डटी हुई थी। और आज भी इतना कुछ नुकसान उनकी जिंदगी में होने के बावजूद भी आज भी हम नजर से नजर मिला के पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ बोलती हैं और पाकिस्तानियों के खिलाफ बोल रही हैं। और आप कह रहे हो उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। जब अपनी ही बहनों का आप अपमान कर रहे हो, अपनी ही सैनिकों का भारतीय जनता पार्टी नेता अपमान कर रहे हैं, अपने ही इनके डिप्टी सीएम जब ये बोल देंगे कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा राज्य का सपूत शहीद हो गया कि नहीं हो गया, बिहार के डिप्टी सीएम है उन्हें पता नहीं चला, तो सवाल उठता है कि आप किसकी मदद करना चाहते हो? हम राष्ट्र के पटल पे हिंदुस्तान की बात रख रहे हैं और आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आप यहाँ पे हमारे लोगों का अपमान कर रहे हैं। दूसरा, चाइना की बात, चाइना का माल आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल में आपने देखा 4 दिन पहले 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने फुटवेयर इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए अलाउ किया। क्यों किया भैया? वो चाइना जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, वो दुश्मन देश जो पाकिस्तान को की मदद कर रहा है, और आप उसी को हमारे यहाँ बिजनेस के लिए निवेश करने के लिए छूट दे रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। आप चाइना को अपनाओगे और उनके साथ बिजनेस करोगे, और चाइना किस तरह से हमारे साथ अन्याय करता है। तो मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ बातों में नहीं, आपको राष्ट्रीयता अपने अंदर जगानी पड़ेगी, राष्ट्रवाद अपने अंदर जगाना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रवाद दिखाई पड़ता तो हमने भी चाइना को 4 किलोमीटर अंदर, जब देश के रक्षा मंत्री थे आदरणीय नेताजी 4 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस गए थे और हमारी सेना के शौर्य ने 4 किलोमीटर घुस के चाइना को मारा था। लेकिन आपने तो इसके बारे में चर्चा करने से घबराते। जब हम आपके बीजेपी के नेता से ये बोल देते हैं तो कहते कब गए थे, कहां गए थे, कैसे गए थे, तब सवाल पे सवाल पूछने लगते हो। और हम जब सवाल पूछेंगे तो आप हमको देशद्रोही बताने लगते हो। सवाल है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जनता से संबंधित सवाल आपसे पूछना। ये लोकतंत्र है। हम तो सवाल आपसे देश के अंदर पूछ रहे हैं और आपके लोग हमारे लोगों को, हमारे अपने लोगों को, अधिकारियों को पाकिस्तानी बताने लग जाते हैं। तो हमारी आप में सोच कितना है? हम तो आपको आईना दिखाने की बात करते हैं, हम तो राष्ट्र की एकता की बात करते हैं, राष्ट्र को बढ़ाने की बात करते हैं। आपके लोग क्या करते हैं? हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये समझना पड़ेगा। आपके एक नेता पहले क्या कहते थे कि नहीं आतंकियों का धर्म होता है। हम क्या कहते थे? आतंकियों का धर्म नहीं होता। आज वही नेता सांसद जी कह रहे नहीं आतंकियों का धर्म नहीं होता जब यूए में गए। और जब हम फिलिस्तीन की बात करते कह नहीं फिलिस्तीन, आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन से तो हमारे अच्छे संबंध है, हमने कोरोना में उनकी मदद की थी, अब फिलिस्तीन अच्छा लगने लगा। फिर कहते थे, क्या कहते पता है?
हम लोग कहते थे कि हिंदुस्तान सेकुलर देश है, तो सेकुलर नहीं मानते थे। आप क्या कह रहे हैं विदेश की धरती जाके, सेकुलर देश है। तो भाई आप तय कर लो, आप चाहते क्या हो, बोलते क्या हो, करते क्या हो। कभी बोलते हो कि नहीं धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कभी कलमा लिख देते हो अपने ट्विटर पे कि हमको कलमा पढ़ना पड़ेगा तब हम यहाँ पे रहेंगे। कैसी कैसी बातें करते हो भाई, आप पहले तय कर लो ना क्या बोलना चाहते हो। आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ एक सस्ती राजनीति के चक्कर में, सिर्फ सस्ती प्रेम शुक्ला जी, राजनीति इस के चक्कर काउंटर में देश को गुमराह करते हो और कुछ नहीं करते। प्रेम शुक्ला जी, सवाल तो ये है। अब आपने इनको पूरा मौका दिया, 5 मिनट तक आए बाएं साएं सब बातें की, लेकिन पाकिस्तानी कब्जे वाला गुलाम कश्मीर भारत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कैसे आएगा, इस पर एक शब्द श्रीमान अनुराग भदौरिया के मुख से नहीं फूट सका। यही बताता है कि किस तरह का धतकर्म करने पर अनुराग भदौरिया और इनकी पार्टी आमादा रहती है। इनकी पार्टी के एक राम गोपाल यादव है जो इनकी पार्टी के प्रमुख श्रीमान अखिलेश यादव के चचा हैं। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने, जिनकी महिलाओं का सुहाग पहलगाम में उजड़ा, वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही। इतना बड़ा धूर्त, इतना बड़ा और कोई धूर्त हो सकता है क्या राम गोपाल यादव से बड़ा, जो उन वीरांगनाओं को झूठा कहता है जिनका सुहाग, उनका धर्म पूछकर उजाड़ा गया। और राम गोपाल यादव ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के फेर में कहा कि झूठ बोल रही है। ऐसा मक्कार आदमी, ऐसा धूर्त और लंपट आदमी आपने भारत की राजनीति में देखा है, जो व्योमिका सिंह की जाति को गालियां बके। ऐसा धूर्त, ऐसा कपटी आदमी आपने देखा है, ऐसा बदजुबान आदमी आपने देखा है कि जो व्योमिका, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, मैं तो आपको सुन रहा था ना, कम से कम मैं तो आपको सुन रहा था ना अनुराग दादा, क्या हो गया अचानक आप बीच में क्यों, आपका धैर्य क्यों टूट जाता है। राम गोपाल जैसा जो है निकम्मा निकृष्ट व्यक्ति कौन हो सकता है जो व्योमिका सिंह की जाति को गालियां दे। ऐसा मक्कार आदमी, ऐसा धूर्त आदमी, ऐसा निकम्मा आदमी, ऐसा निकृष्ट आदमी कौन हो सकता है भाई। राम गोपाल यादव को शर्म आनी चाहिए। आपको अगर जरा सी भी शर्म होती तो राम गोपाल यादव के खिलाफ एक बयान दे देते, लेकिन मुझे मालूम है कि आप गुलाम है उस यादव परिवार के। उस राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव के गुलामों की हिम्मत नहीं है। मैं तो विजय शाह के खिलाफ खुलकर बोलता हूं, मैं जांगड़ा के खिलाफ खुलकर बोलता हूं, लेकिन अनुराग जी आपकी हिम्मत नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, एक शब्द आप जो है राम गोपाल यादव की धूर्तता, उसके निकम्मेपन, उसकी निकृष्टता के विरुद्ध बोल नहीं सकते। यही आपकी असली औकात का मानदंड है कि आप जो है एक पार्टी के धूर्त नेता के प्रवक्ता बनते हैं। इस राष्ट्र के प्रवक्ता बनने में आपकी कोई रुचि नहीं है। ओके, मैं अनुराग भदौरिया, संजीव झा जी आ रहा हूं अगला आपके पास। संजीव झा जी आप ही के पास आ रहा हूं। नहीं, अनुराग भदौरिया, डोंट गो हियर एंड देयर। आपने बीजेपी के एक नहीं दो नेताओं का नाम लिया। मैं अनुराग भदौरिया, आपने भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं दो नेताओं का नाम लिया, उन्होंने टिप्पणियां दी। प्रेम शुक्ला ने कहा मैं एक नहीं दोनों के खिलाफ डंके की चोट पे बोलता हूं, दोनों के खिलाफ, दोनों की भत्सना करता हूं, कहता हूं दोनों ने गलत कहा। क्या आप नहीं जानते जो आपकी तरह अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं और कहा जाता है इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन समाजवादी पार्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी में। उन्होंने जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया व्योमिका सिंह के लिए, अगर वो किसी आम व्यक्ति ने किया होता वो जेल में होता। क्या आपको नहीं पता उस पे जेल है? क्या आपको नहीं पता? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए हाँ या ना। अगर वो आपने, मैंने, भगवान ने, किसी और ने लिया होता वो जेल में होता, वो जेल में होता। अनुराग भदौरिया आप ये बताओ सही कैसे है? नहीं, जवाब नहीं चाहिए मुझे आपसे इसकी एक्सेप्टेंस चाहिए। जवाब लेना नहीं चाहते अनुराग भदौरिया, यू आर ऑन एयर, डोंट लाफ, दिस इज नॉट अ लाफिंग मैटर। आपके सो कॉल्ड प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जवाब लेना नहीं है, आपको यही नहीं पता दीजिए, चलिए जवाब दीजिए अपने आपको, आपको अपनी बेशर्मी दिखानी है, दिखाइए, बोलिए।
बोलिए। जाति सूचक लेके दीजिए। अपमानित करके शब्दों का इस्तेमाल करना जाति सूचक में आता है। इस देश के अंदर में जाति है और जाति पे हम सबको गर्व है। वो कह रहे थे कि सूफिया कुरैशी जी विशेष धर्म से आती है, इसीलिए इन्होंने उनको आतंकवादी की बहन बता आपको दिया। जाति छोड़िए, आपको शर्म आती है? आगे की मैं बात आपको बता हमेशा रहे थे मजाक कि जो करता हूं, सैन्य प्रोफेसर अधिकारी बोलता अगर हूं, उनकी जाति का लेकिन पता चल जाता आपने तो कभी कोई सोचा कुछ है नहीं हाउ आर बोलते यू थे। ट्राइंग टू डिफेंड? क्योंकि देखिए, आई डोंट इवन नाम वांट टू लेके एंटेल। आप डिफेंड कर रहे हो, आप जाने और देश की जनता जाने। मेरा काम था आपको एक्सपोज करना, मैंने आपको एक्सपोज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। मेरा काम था अनुराग भदौरिया को एक्सपोज करना। अनुराग भदौरिया डिफेंड कर रहा है राम गोपाल यादव को। वो कह रहे हैं जाति सूचक शब्द और जाति इस देश की रियलिटी है, तो इसलिए राम गोपाल यादव ने जो कहा वो ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपको और राम गोपाल यादव जी को प्रणाम हो, आपको, आप ही को मुबारक हो। ऐसी राजनीति इस देश की जनता आपको जवाब देगी, इस देश की जनता आपको जवाब देगी। एंड माइंड इट, आज का दिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, जिस शब्द का इस्तेमाल, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल, ये तो आपको आपके विपक्षी दोस्त भी बता देंगे, संजीव झा जी, जो राम गोपाल यादव जी ने किया, उस पे जेल है, जेल। SC ST धारा में जेल होती है, जेल। बहरहाल, माय डिबेट इज नॉट ऑन राम गोपाल यादव। मेरी डिबेट है POK पे। बीजेपी बोल रही है कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम POK ले आएंगे। अनुराग भदौरिया ऑफ, मैप इन। संजीव झा जी, क्या आप भाजपा के साथ खड़े हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तान से बात सिर्फ POK पे होगी। मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि बिल्कुल जायज सवाल आपने पूछा कि POK अब नहीं तो कब। और जब जब ये सवाल पूछे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की औकात दिखने लगेगी और फिर वो आए बाएं बकने लगेंगे। आप वर्तमान की बात पूछ रहे हैं, वो भूत में पहुंच जाते हैं। ये वो व्यक्ति जो नकारा होता है, जो नालायक होता है, वो अपनी कमी नहीं बताता। वो कहता है दूसरे कारण हमारा ऐसा हो गया, तो 12 साल से क्या घास सीख रहे। मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात बताइए, मैं राजनाथ सिंह जी का बयान सुन रहा था, क्या कह रहे हैं कि अपने आप POK के लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो भारत में शामिल हो जाएंगे। अरे चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले योगी जी कहते थे कि 6 महीने में POK हम कर लेंगे कब्जा। अमित शाह जी कहते थे हम जान दे देंगे POK के लिए। मौका था, आपने सेना के हाथ क्यों बांध दिए? हमारी सेना तो घुस घुस कर मार रही थी, लाहौर पहुंचने के लिए तैयार था। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने हाथ बांध दिए अपना? तीसरी बात कि मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पूरे विश्व ये चाहता था, जो शुक्ला जी कह रहे थे, कि इस भारत और पाकिस्तान के मसले में इंटरवेन करें, लेकिन 48 आजादी से लेकर आज तक हमारा ये स्टैंड था कि ये बायलैटरल इशू है, हम किसी की इंटरवेंशन नहीं मांगते। तो फिर आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की हिम्मत कैसे हो गई कि उसने ये कह दिया कि हमने समझौता कराया? प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं निंदा किया, क्यों नहीं कह सकता मिस्टर प्रेसिडेंट आपको ये नहीं कहना चाहिए? वो कहता बात व्यापार की है और आप चुपचाप सुन रहे, कुछ चुपचाप सुन रहे हैं। आप मुतुर जवाब दीजिए, कहिए कि ये इस तरह के बयान जो है, वो बयान मेरे ख्याल से गैर जवाबदेह बयान है, नहीं देना चाहिए उनको। और अभी प्रेम शुक्ला जी कहते थे बदजुबानी की बात, और कितनी बदजुबानी की बात आपके सामने क्या आपने सुना? कहा ना, हम विजय शाह की खुलकर उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, प्रेम शुक्ला इस्तीफा नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक मॉन्स्टर की टीम तैयार की है, जो मॉन्स्टर इस देश को बर्बाद करने के लिए। संजीव जी को क्या हुआ? संजीव जी बोलिए। ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, उसका इस्तीफा नहीं दिया गया। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ट्रोल के सोशल मीडिया पे, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज यहां हद तो तब हो गई जब कश्मीर के इनके एक विधायक ये कहता है कि हमारा वायुसेना के अधिकारी सो रहे थे तो इसलिए अटैक हुआ। क्यों नहीं इस्तीफा लेते उसका? कैसे हिम्मत होगी हमारे सेना के मनोबल पर सवाल करा करे? तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेटमेंट हैं और इनके जो एग्जीक्यूशन, उसमें आकाश पाताल का फर्क है कि ये बयानवीर लोग हैं, बयान देते हैं, खाली कार्रवाई नहीं करेंगे। राष्ट्र की बात आएगी, अभी प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि धर्म देख कर क्या गया, आतंकवादी का धर्म पाकिस्तान भी यही चाह रहा था। क्यों किया उसने ऐसा? इसलिए किया ताकि वो चाहता था इस देश में धर्मों के नाम पर लड़ाई हो और देश बटे। और आप उसके झंडे पे काम कर रहे हैं, आप कहते राष्ट्रवादी हैं। आप शर्म आती है आपकी ऐसी राष्ट्रवादी होने पर। राष्ट्र का मतलब होता है सभी धर्म, सभी जाति, सब एक छतरी के नीचे एकजुट होकर खड़ा है अगर देश की बात आएगी। तो इसलिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है जो सवाल आपने आज उठाया, ये सवाल अगर
डे वन से उठा होता तो इनकी औकात पता चल जाती। प्रेम शुक्ल जी, क्विक रिस्पॉन्स। भाटिया जी आ रहा हूं, जगदीश जी आ रहा हूं, करण जी आ रहा हूं। तो ये सही सवाल कर पाए इनको। ओके ओके, देखिए निकम्मे बीजेपी क्विक रिस्पॉन्स कर रहे और निकम्मे लोगों का जो लक्षण है स्वयं प्राप्त हो जाता है। वापस इस विंडो। मैंने एक बार भी इतिहास की बात नहीं की, लेकिन इनको इतिहास की बात सुनाई दे दी गई। अब ये इतिहास की बात कर रहे हैं कि भारत ने कभी तीसरा पक्ष स्वीकार नहीं किया। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब संयुक्त राष्ट्र में जो है कश्मीर का मसला लेकर गए थे तो वो क्या था, तीसरा पक्ष था कि नहीं था? ये आपका निकम्मापन है, नालायकी है कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले निकम्मेपन की आपकी हद ये होती है। लेकिन प्रेम शुक्ल जी, जो हो चुका वो हो चुका करती है। कब तो तक अरविंद केजरीवाल जैसा जवाहरलाल नेहरू की गलती को हम रोएंगे? उसका दुरुपयोग जो है, लेकिन प्रेम शुक्ल जी, उसका पाकिस्तान दुरुपयोग करता नहीं, उन्होंने रोना शुरू किया। नहीं, वो अपना रोते रहे, तो जनता उनको रुला रही है ना। अगर वो जवाहरलाल नेहरू की गलती को रोएंगे तो जनता उनको रुलाएगी। वो दिल्ली में हारे। प्रेम शुक्ल जी, ओके। भाटिया जी, पार्टी के लुक्के जो है, जो पूरी दुनिया से हफ्ता वसूलने के अलावा इनका कुछ काम नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली के शराब की रिश्वतखोरी करने वाले लुक्के, ये इनको इतिहास का ज्ञान है क्या? प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। जिसको जो है, देखिए भैया, इतिहास का ज्ञान नहीं है तो ले लीजिए, अगर है तो ये भी समझ लीजिए कि इतिहास को ब्लेम करके भविष्य नहीं बदला जाता, इतिहास से सीखा जाता है। रतिंदर भाटिया जी, अगर मैं ये बोलूं कि 49 में जवाहरलाल नेहरू जी अगर नहीं जाते, ये नहीं होता, सीज फायर लाइन को एलओसी नहीं मानते, तो अभी पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होता, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा होता, शाशगाम वैली हमारी होती, अक्साई चिन 62 के बाद अगर हमने दोबारा चीन से ले लिया होता तो वो हमारा होता। अब होता तो ऐसा होता, ना वो हुआ और ना आज तक पीओके हमारा है। फर्क ये पड़ता है कि आज हम क्या करें। संजीव जी आ रहा हूं, भाटिया जी, कि पीओके हमारे पास दोबारा आ जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है, रक्षा मंत्री ने कहा है। ऐश्वर्या जी, अगर सारे भाटिये गुजरावाला ना छोड़ते तो गुजरावाला भी हमारा ही होता। ये कहना बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं। अब बात मुद्दे की आओ। मुद्दा ये है कि आपने एक जमीन उनको कई साल पहले सौंप दी, दे दी, उन्होंने उस पर एक इमारत बना ली। आज आप ये कह रहे हो कि आपकी उस जमीन पे जो हमने आपको छोड़ दी और समझौता कर लिया है उसके ऊपर आपने इमारतें भी बना ली। आज हम आपकी वो इमारतें ध्वस्त करके हम अपनी जमीन वापस लेंगे। मुद्दा ये है, मुद्दा है। और अगर प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं, किसी जिम्मेवारी से कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं और पुरजोर कह रहे हैं, अब वो हल्के में भी नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में ठोक के कह रहे हैं, तो कोई तो उनके पास है। मैं कह रहा हूं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री अपनी जमीन वापस लेने की बात कर रहे हैं। कैसे गई, कहां से गई, क्यों गई, इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहिए। सारे विपक्ष को एक साथ, पूरे देश को, आज पूरा देश, पूरी जनता उनके साथ है इस मामले में, चाहती है कि हमारी जमीन वापस आए। आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही तकलीफ वाला काम है, ना जाने होगा नहीं होगा, लेकिन एक सपना तो उन्होंने जरूर देखा है और इस सपने को देख के आगे 2 कदम बढ़ाए हैं। इंडस वैली जो इनका एक समझौता था उसको फिलहाल इन्होंने रोका है और कहा है कि मैं कोई भी अब आगे इनसे बातचीत करूंगा तो पीओके की बातचीत होने के बाद कहूंगा। ये कोई छोटा सा स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। हाहाकार मचेगी पूरे पाकिस्तान में पानी को लेके। थोड़ा टाइम जाने दीजिए, आप देखिए क्या होने वाला है। तब चीन भी कूदेगा और ये हमें जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनली लोग, इंटरनेशनली पाकिस्तान लेके आएगा इनको, इंटरनेशनल को, लोगों को। और इससे पहले इन्होंने बहुत अच्छी एक मूव की, में अपना संदेश भेजना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की सच्चाई बतानी शुरू कर दी। इस पीओके की क्या एक्चुअल पोजीशन है वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान एक मतलब आतंकवाद पालता है, वो सब सारी बातें हमारे आज नेता जो कि सारी पार्टियों से गए हैं वो पूरे विश्व में बता रहे हैं। ये पूरी एक तरह से एक बहुत बढ़िया राजनीति चल रही है, बहुत बढ़िया एक मूव चल रहा है। पूरे देश को समझना चाहिए और मेरे हिसाब से पूरे देश को प्रधानमंत्री जी का इस मामले में
बिल्कुल क्लियर जगदीश जी। समर्थन देना चाहिए कि जो कुछ भी हो, जगदीश शर्मा on the other जैसे side। भी हो, पीओके जी लेना है। शुक्र है। नहीं, शुक्र तो है जगदीश जी, लेकिन कांग्रेस का कब शुक्र करें? मैं अभी भूत में नहीं जा रहा हूं, मैं पास्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू जी के संयुक्त राष्ट्र जाने में, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज की। मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा। मैं 47 की, 48 की, 49 की, मैं ये भी नहीं दोहरा रहा कि कैसे सरदार पटेल जी जवाहरलाल नेहरू के इस निर्णय के खिलाफ थे। मैं वो सब नहीं, वो हुआ होता तो वो हो गया होता, ना वो हुआ था ना वो हुआ। आज क्या हो रहा है? आज खड़े हो कि नहीं खड़े हो देश के साथ? जगदीश जी। ऐश्वर्या भाई, युद्ध जीतने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। इस सरकार में इच्छा शक्ति तो है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, पैसे से, धन से, ईवीएम से, डीएम से जीत लेती है। आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा पीओके तो हम ले लेते, वहां हमारे ही लोग बैठे हैं। तो भाई किसने रोक दिया था? इससे अच्छा मौका दोबारा मिलना भी नहीं आपको। पूरा भारत आपके साथ खड़ा था, पूरे विपक्ष के नेता आपके साथ खड़े थे, 144 लोग, सारी मीडिया आपके साथ खड़ी थी, रात को 3 बजे तक युद्ध करती रही। अब दूसरा मैं बात करता हूं, आपने समय थोड़ा देर लास्ट में ले लिया। प्रेम शुक्ला जी की 2 बातों का मैं करूंगा। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई हम किसी का मध्यस्थता नहीं चाहिए हमें, पर ट्रंप ने करी, पूरे देश ने देखे, पूरे वर्ल्ड ने देखा। फिर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात नहीं करनी चाहिए। तो भैया डेलीगेशन क्यों भेजा? फिर क्यों दिखावा ड्रामा हो रहा है? इसको वापस बुलाओ। और कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर खुद बात करे पाकिस्तान से और बोले कि भाई तुम धरती खाली कर दो, हमारा कश्मीर खाली कर दो, पीओके। अरे भाई शुक्ला जी, लातों के भूत के भी बातों से मानते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखा देते तो पीओके क्या बलूचिस्तान भी आपका होता। मीडिया तो हमारी लाहौर तक पहुंच गई थी, पर आपने पता नहीं क्या बटन दबाया, सब वापिस आ गए। कहना कि मैं समझता हूं कि इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब बड़ा नेतृत्व झूठ बोलता तो नीचे के भी झूठ बोलेंगे। मैं तो ईरान तक जाने को तैयार हूं। आज पूरा देश बार बार कह रहा है लीजिए, चलिए, टेंशन मत लो जगदीश जी, करते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप पॉलिटिकल गिमिक करते हो कि हथेली से घड़ी उतारी और दिखा दिया कि देखो ऐश्वर्या मैंने घड़ी दान कर दी। हम युद्ध में आपके साथ खड़े थे, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े, तो तैयार हो? चुनाव में जाने से पहले एक बार चर्चा तो कर लेते। और कब तक सिंदूर? मेरे ख्याल 15 पहले 3 महीने चला वक्फ बोर्ड, अब फिर चला पहलगांव, अब चल गया 3 महीने जब तक चुनाव हुए सिंदूर। भाई सिंदूर का सम्मान हुआ है, अपमान हुआ है, ये देश को पता है। करण त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, आनंद दादा आ रहा हूं। करण त्रिपाठी। ऐश्वर्य जी, जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी देश की, आप अच्छी तरीके जानते हैं, पूरा इतिहास जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। उस समय नेहरू जी ने जो कार्य कर दिया और जो काम किया इस देश के लिए, उनके उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सच्चाई जानते हैं। और वो किसी पार्टी की तरफ से बात करें या पार्टी लेवल की बात करें, अपनी पार्टी लेकर बात करें, वो अलग विषय है। आपने बहुत बड़ा आज मुद्दा उठाया कि पीओके, क्या ये जो आपने पीओके वाला मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। अच्छा, पूरी 140 करोड़ की जनता हिंदुस्तान की इस सरकार के साथ खड़ी थी। सारे विपक्ष के लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे कि जो भी आपका निर्णय होगा उसके हम साथ खड़े हैं, और आप जो भी निर्णय हो, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए कुछ एक दुनिया के लिए नजीर पेश हो सके। और हमारी सेना ने उस तरह का कार्य किया, इसके लिए सेना को हम सलाम करते हैं और उसके शौर्य के हम सम्मान करते हुए हम ये भी कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि आपको बीच में सीज फायर इतना घुमा के क्यों बोल रही है? बोलिए ना कि आपको लग रहा है कि ट्रंप ने सीज फायर करा। इतना घुमाने का समय नहीं है, ये जलेबी इमरती नहीं खाते आजकल, 2 मिनट का मामला है। अब बात समझिए, देखिए आप ये कह रहे हैं, आप बेसिकली प्रेम शुक्ला जी, रियलिटी ये है, ये चाहे 40 मिनट में समझाने की कोशिश करें, इनका कहने का मतलब यह है कि आपने अंतरराष्ट्रीय प्रेशर में सीज फायर माना है हाँ या ना? प्रधानमंत्री ने मना किया। ऐश्वर्य जी, अगर हम 2014 से 20 नहीं, आप वही तो कह रहे हैं। दैट्स इट। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नटवर सिंह को विदेश मंत्री पद से हटाया गया था, और नटवर सिंह का कहना था कि अमेरिका के दबाव से हटाया गया। तो जो लोग अमेरिका के दबाव से विदेश मंत्री तय करते थे, जो रूस के दबाव से 1972 का समझौता करते थे, जो सोवियत संघ के दबाव से 1963 समझौता करते थे, जो है माउंटबेटन के दबाव से मामले को अंतरराष्ट्रीयकरण कर देते थे, ऐसे गोरों के गुलाम इटली वाली बाई को सलाम करने वाले जो हैं,
इनको हमेशा लगता है कि विदेशी ही जो है कुछ इस देश में कर सकते हैं। मेरे को किसी के इनका लगने से अब संकट कोई है। फर्क नहीं पड़ता। इनको नेता भी विदेशी चाहिए होता है। प्रेम शुक्ला जी, आनंद जी, मैं आता जरूर आपके पास एंडिंग के लिए, लेकिन मेरे को ये रिएक्शन आनंद दादा शहबाज शरीफ का मैं सुनाना चाहता हूं, आपका समय ले रहा हूं, माफी चाहता हूं। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। शहबाज शरीफ, मेरे को इससे फर्क पड़ता है। करण त्रिपाठी को, जगदीश जी को क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां से ट्वीट करा वो हो गया? देखो, गेम खेला है डोनाल्ड ट्रंप ने, गेम खेला है शी जिनपिंग ने। अगर आपको लग रहा है कि हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे जगदीश जी, तो जब आप उन छतरपुर के तंग गलियों से, उन बड़े बड़े फार्म हाउसेस से निकले, तो जरा उस फोन पे देखिएगा कि किस तरह से हम पाकिस्तान से नहीं, हमने चाइना से लड़ाई लड़ी है। वो देखिएगा कि वो तुर्की जो ड्रोन भेज रहा था वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की है। हम चाइना से जंग लड़ रहे हैं। डिफैक्टो पाकिस्तान की सिर्फ सरजमी इस्तेमाल हो रही है। हमारी जंग, हमारी लड़ाई चीन से है और इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और पाकिस्तान की क्या हालत हुई है, इसे अंग्रेजी में होता है, whether I should say it or not, I don't know, that you've actually soiled your pants. अब इसको मैं और जरा ग्राफिकली या क्लियरली बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ की वही सिचुएशन है। ये शहबाज शरीफ की, इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं। इस जरा सुनिए 40 सेकंड ध्यान से, जगदीश ज्यादा सुनिएगा। He has literally soiled his pants. उनकी हालत खराब है, पैर कांप रहा है। सुनिए, पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री ये कह रहा है, मैं करने वाला था अटैक, भारत ने उससे पहले करके हमको निस्तो नाबूद कर दिया। शहबाज शरीफ एक्सेप्टेंस मान रहा है, शहबाज शरीफ। And 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।